गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पाठ 2 को, जो है वर्ण विचार। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि वर्ण क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्ण के भेद 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब करेंगे स्वर की मात्राएं। किसी व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते समय स्वर का रूप बदल जाता है। ये सारे स्वर हैं, इनको हम यदि किसी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। रूप परिवर्तित होके ऐसा हो जाता है। तो स्वरों के बदले हुए रूप को, परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा होता है, मात्रा कहलाता है। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ठीक, यहाँ पर स्वर दिए हैं, देखिए अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्राएं दी हैं इनकी। अ की कोई मात्रा नहीं है, है ना। अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यहाँ पे स्वर दिए हैं और स्वरों की मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। वर्ण दिए हैं मात्रा सहित। ये सारे वर्ण हैं, इसमें स्वर मिले हैं और जब इनमें स्वर मिल गए तो यहाँ मात्रा के साथ ये वर्ण कैसा होता है ये देखिए। क में अ, क में आ जुड़ गया तो का, क में ई जुड़ा तो की, क में बड़ी ई जुड़ गई तो की, क में छोटा ऊ जुड़ गया तो कु और क में बड़ा ऊ जुड़ा तो कु। ये यहाँ पर हलंत लगाना है, री नहीं लगा है, हलंत लगेगा। क में री जुड़ा तो क्री, क में ए जुड़ा तो के और क में ऐ जुड़ा तो कै, क में ओ जुड़ गया तो को, क में औ जुड़ा तो कौ। अब इन्हीं वर्णों से देखिए यहाँ पर शब्द बने हैं। क से कल, का से काम, की किला, की कीमत, कु कुछ, कु कूल, कृ कृपा, के केला, कै कैलाश, को कोयल, कौ कौआ। और यहाँ पर स्वर का मूल रूप, यहाँ स्वर जो हैं इनसे बनते हैं ये सारे शब्द। ये यहाँ लिखे हैं। अ से अमरूद, आ आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई ईद, छोटा ऊ उल्लू, बड़ा ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, औ औरत। ठीक, अब करेंगे हम व्यंजन। क्या होता है व्यंजन? जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते और लिखते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं तो वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में मूलतः 33 व्यंजन हैं। इनमें से पहले 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो 33 व्यंजन क से लेके ह तक। ये संयुक्त व्यंजन है। इस व्यंजन में 2 व्यंजन मिले होते हैं। ठीक, क से लेकर ह तक ये 33 व्यंजन मूलतः 33 व्यंजन हैं। पहले 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये सारे, ये पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क में क से अंग तक क वर्ग हो जाता है। क ख ग घ अंग, च छ ज ज इय ये च वर्ग हो गया और ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग हो गया। त थ द ध न ये त वर्ग हो गया और प फ ब भ म ये प वर्ग हो गया। ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय हवा जो है मुख से बाहर जब आती है तो मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हुई, छूते हुए आती है। स्पर्श करते हुए हवा मुख से बाहर आती है। जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो जीवा हमारी कभी कंठ को, कभी तालु को, कभी मूर्धा को, कभी दंत को और कभी ओष्ठ। जीवा ओष्ठ पे नहीं छूती है, यहाँ पवर्ग बोलते समय दोनों होठ मिल जाते हैं। तो इन सारे वर्णों को जब हम बोलते हैं, इन सारे व्यंजनों को जब हम उच्चारित करते हैं तो जीवा कहीं ना कहीं मुख में किसी भाग को स्पर्श करती रहती है। मुख से जो हवा निकलती है वो भी मुख के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। अब है नीचे ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, ये भी 4 हैं। इनका उच्चारण करते समय जब प्राणवायु, जब हवा मुख से थोड़ी गर्म होके निकलती है, कभी आपको इसको चेक करना हो तो अपने मुंह के आगे आप अपने हाथ को रखिए, एकदम सटा के मत रखिएगा, थोड़ा दूर रखिए और फिर इन वर्णों का आप, इन व्यंजनों का आप उच्चारण करेंगे। श बोलेंगे तो मुख से हल्की सी गर्म हवा निकलेगी। श, स और ह, इनको जब आप बोलेंगे तो गर्म हवा मुख से बाहर आएगी। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, इसलिए इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये 4 हैं क्षत, त्र, ज्ञ और श्र। एक या एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं ये संयुक्त व्यंजन। ये क्ष, क और श से मिलकर बना होता है। क, इसमें उच्चारण क, श और अ की आती है। और त्र में त, र और अ की ध्वनि। ठीक है, ये त और र से 2 व्यंजन हो गए। यहाँ पर क और श, क्ष। और अब है ज्ञ। ज्ञ जो है ज्ञ, ज प्लस इय प्लस अ, इनसे मिलकर बनता है। और श्र, श प्लस र प्लस अ। ठीक, तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, तो इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, अब देखो नीचे क्या लिखा है। व्यंजनों के नीचे हलंत लगे होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, यहाँ पर ये सब लिखकर बताया और इनके नीचे मैंने क्या लगाया है, ये हलंत है ना, ये हलंत लगे है ना। इसका मतलब ये वर्ण जो है ये आधा हो गया है। ठीक, व्यंजनों के नीचे हलंत लगे होते हैं, जैसे क के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत। इसका मतलब इन व्यंजनों में स्वर नहीं मिला है। ये जो व्यंजन लिखे हैं इनमें स्वर नहीं मिला है। स्वर न मिलने के कारण ये कैसे हो गए, अर्धमात्रिक, यानी मात्रा इनकी आधी, यानी कि ये आधे हो गए हैं। जब इन व्यंजनों के साथ अस्वर लगता है, जब इन व्यंजनों के साथ स्वर अ लग जाता है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, तो हम इस तरह से लिखते हैं। अस्वर सभी जो ये व्यंजन हैं इन सब में मिला होता है। अब है अयोगवाह। अयोगवाह में यहाँ पर ये पॉइंट्स देखिए। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं। इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका प्रयोग जो है स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। स्वर और व्यंजन के ऊपर ये लगते हैं और इनका चिन्ह होता है इस तरह से। अच्छा, इनका प्रयोग अंग, ण, इय, न और म के स्थान पर भी किया जाता है। अंग, ण, इय, न और म के स्थान पर किया जाता है। कैसे, पहले हम
इस तरह से लिखते थे। भंग, ये अंग, अंगा जो है ये अंग, यहाँ पर बिंदी अनुस्वार बन गया। अब हम इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर ये शब्द है संजय में इया लगा हुआ है, तो इया जो है अनुस्वार बन के इस तरह से लिखेंगे संजय। ठंड में अब यहाँ पर अनुस्वार लगा है और ये अड़ा जो है आधा, ये सारे वर्ण जो इसके अंतिम वर्ण हैं, कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग के ये अंतिम वर्ण हैं। जब ये अनुस्वार बनते हैं उससे पहले यहाँ पर ये आधे होते हैं, ये आधे वर्ण होते हैं। ठीक, जैसे दंत आधा न, इसके ऊपर लगा देंगे अनुस्वार बन जाएगा बिंदी। कंबल आधा म, यहाँ पर अनुस्वार बन गया, इसमें कंबल इस तरह से भी लिखते हैं। तो इनका प्रयोग अंग, ण, इय, न और म के स्थान पर किया जाता है। अब इस तरह से नहीं लिखते, अब अनुस्वार को अब इस तरह से इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अब अनुस्वार के लिए हम यहाँ पर बिंदी का प्रयोग करने लग गए हैं। ठीक, पहले इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अंग को अनुस्वार कहते हैं। अब अंग की मात्रा लगाकर इन शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब है अ को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। अ को अनुनासिक कहते हैं, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है और इसका उच्चारण नाक और गले दोनों की सहायता से किया जाता है। इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है, जैसे आंत, दांत, अंगना, पूंछ, चांद, गांव आदि। ठीक, अब है अह को विसर्ग कहते हैं। इनका चिन्ह इस तरह से दो बिंदियों के रूप में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग वर्णों के बाद दो बिंदुओं के रूप में किया जाता है। कोई भी वर्ण होता है उसके बाद लगाते हैं इसको दो बिंदी के रूप में। ठीक है, इसका उच्चारण अह की तरह होता है। जब अह पढ़ते प्रातः, त के बाद विसर्ग लग गया तो प्रातः, अ के बाद अतः, त के बाद विसर्ग लगा है तो अतः, प्रायः, दुख। तो ये सारे शब्द जो हैं विसर्ग के। अब है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियों में देखिए क्या है, अ ये स्वर है, ये स्वर है और ये आगत व्यंजन है। इनका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों के लिए किया जाता है। अ जैसे हॉल, इसमें देखिए उच्चारण अ होगा, न ओ न औ। ठीक, अ इसको उच्चारित कैसे करते हैं, अ। तो हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, कॉफी, इसका उच्चारण इस तरह से होगा। अब ज और फ ये आगत जो है व्यंजन है। इनको जब हम बोलते हैं उच्चारण करते समय ज एक सिंपल होता है, लेकिन ज के नीचे अगर हम दुक्ता लगा देते हैं तो इसका उच्चारण बदल जाता है। सिंपल ज और ज के नीचे अगर बिंदी लग गई तो क्या बन जाएगा, ज। ठीक, जंजीर, जंजीर, जहाज, जमीन, सफाई, फ के नीचे। अब फ बोलते हैं और फ के नीचे अगर हमने बिंदी लगा दी, फ और फ बोलते समय दोनों होंठ आपके मिल जाते हैं फ का उच्चारण करते समय, लेकिन फ बोलते समय नीचे के होंठ, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ जो है वो आपस में मिलते हैं। फारसी, इसको जब आप उच्चारण करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया है उससे पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़िए और समझिए।